हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर्स जो थे आपके इजी नोट्स के वो कवर अप कर चुके हैं और उसके साथ में जो आपकी बुक के सारे यूनिट्स थे वो भी सारी कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट बनी होगी शैक्षिक निर्देशन के नाम से, है ना, या बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर 2 के नाम से। तो उसमें आप उसको स्क्रॉल करिएगा। शुरू में पहले आपको बुक्स की क्लासेस दिखेंगी, नीचे आपको सारी इजी नोट्स की क्लासेस दिखेंगे, है ना, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने एक पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस कोर्स का यानी कि इस पेपर का कोर्स मिल जाएगा और जिसके अंतर्गत आपको ना सिर्फ प्रीवियस ईयर, ना सिर्फ हर एक चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ आपको वहाँ पर हमने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया है। मॉडल पेपर जो है वो आपका एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, जो आपका नया सिलेबस आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रख करके ही, है ना, पढ़ाई करिएगा। साथ में मॉडल पेपर जो दिए हैं इनको प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, 2 घंटे में सॉल्व करिएगा कॉपी पे। और अगर सच में आप सॉल्व करते हैं तो आप हमें कहाँ भेजेंगे दिखाने के लिए, तो मैं चेक करूँगी आपके आंसर्स और अगर अच्छा होगा तो उसको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करूँगी। तो अच्छे से आंसर करके आप हमें कहाँ भेज सकते हैं, तो आप हमें pg.100@gmail.com हमारी मेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और साथ में आप हमें कहाँ भेज सकते हैं, आप हमें पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम जो है हमारा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, वहाँ भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब शुरू करेंगे आज का आपका चैप्टर। आज के चैप्टर में जितने भी लॉन्ग आंसर्स होंगे वो हम कवर कर रहे होंगे। 99.9% चांस है कि आपका इस वाले चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स बनेंगे पेपर में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लॉन्ग नहीं बनेगा तो शॉर्ट तो 110% फिर बनेगा, है ना। कुल मिला के एक आंसर आना इस चैप्टर से निश्चित है। तो आज और कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स वगैरह में अपने, है ना, और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, परामर्श क्या है, परामर्श के उद्देश्य तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या ये क्वेश्चन आपका और कैसे पूछा जा सकता है कि परामर्श का क्या अर्थ है, परामर्श की विशेषताओं तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या केवल अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आपसे हो सकता है पूछ दे कि परामर्श क्या है, या हो सकता है सिर्फ पूछ दे परामर्श की विशेषताएं क्या हैं। या शॉर्ट में हो सकता है आपसे पूछ दे कि परामर्श के उद्देश्य बताइए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि परामर्श के सिद्धांत बताइए, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन से कितने शॉर्ट बन जाएंगे, 4 शॉर्ट। यानी कि एक लॉन्ग पढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप साथ में अपने 4 शॉर्ट भी तैयार कर लें, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। परामर्श का अर्थ क्या होता है, देखिए, निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। या आप कह सकते हैं एक ही गाड़ी के पहिए, है ना। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं, है ना। कहते नहीं कि एक के बिना एक अधूरा है। परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि जो परामर्श होती है वो किसको व्यक्त करता है, 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श प्रक्रिया में एक आपका परामर्श देने वाला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं परामर्श, ये याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं परामर्शदाता। कौन होता है, जो आपको परामर्श दे रहा होता है। एक होता है जो परामर्श ले रहा होता है, यानी कि परामर्श चाहने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, जो परामर्श ले रहा होता है उसको कहते हैं परामर्श प्रार्थी। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि जो प्रार्थी होता है उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। उसके बारे में परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, अर्थात पारस्परिक बातचीत होती है पहले दोनों लोगों के में। और फिर लास्ट में क्या होता है कि परामर्श चाहने वाला अर्थात जो परामर्श प्रार्थी होता है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए में परामर्शदाता जो होता है वो आपका क्या करता है भैया, जो आपका काउंसलर होता है वो उसकी हेल्प कर देता है। अब जो बहुत सारे आपके अलग अलग लोगों ने अपने, जो भी आपके शास्त्री रहे, निर्देशन शास्त्री, इन्होंने अपनी अपनी परामर्श को लेकर के कुछ परिभाषाएं दी। भाई हमारे हिसाब से ये होता है परामर्श, आपकी नज़रों में कुछ और होता होगा। तो इसी तरीके से जो आपके परामर्श शास्त्री थे उन्होंने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हुई हैं, तो उनको समझते हैं। क्या मैम ये याद करना पड़ेगा, हमने कहा एटलीस्ट 2 तो आप याद करिए। क्यों, क्योंकि जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे और आप इनमें से कोई 2 डेफिनेशन भी लिख देंगे और उस चीज़ को आप हाईलाइट कर देंगे तो वो आपका एक अलग
इम्प्रेशन डालेगा जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी एग्जामिनर पे। तो ये इससे क्या होता है, मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो कुछ जब आप बच्चों से अलग करेंगे तभी आप टॉप कर पाएंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो आपको जो डेफिनेशन ईजी लगे आप उसको सिलेक्ट कर लो आराम से। जैसे जॉन्स ने कहा था कि साक्षात्कार के समान परामर्श को आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्तित्व का संपर्क होता है। साक्षात्कार का मतलब समझते हैं आप? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। कहते हैं इंटरव्यू जैसे सामने सामने होता है, वैसे ही जो आपके जॉन्स थे इन्होंने कहा कि इंटरव्यू के समान, इंटरव्यू के जैसे ही जो आपका परामर्श होता है वो भी आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय परामर्श कहलाता है। वहीं पर बॉर्डिन ने अपने शब्दों में कहा कि परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। हाँ, इस तरीके से आपके अलग अलग जो निर्देशन शास्त्री थे उन्होंने क्या किया, अपनी परिभाषाएं दी। लेकिन इन परिभाषाओं से मैम क्या निष्कर्ष निकला? हमने कहा इन परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकला और हम कह सकते हैं कि परामर्श मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच क्या है, संपर्क है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने में क्या करता है, सहायता देता है। परामर्श की प्रक्रिया परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाला, जो आपका परामर्श चाहने वाला का मतलब होता है जो परामर्श प्रार्थी होता है, जो चाहता है कि हाँ हमको इस प्रॉब्लम का मेरी सोल्यूशन मिले, ये दोनों आमने सामने होते हैं। तथा परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता करता है। जैसे मैम कैसे समझे हम इसको? हमने कहा आप एग्जाम्पल ले लो, जस्ट लाइक डॉक्टर जो होता है और जो आपका क्या होता है भैया, जो आपका बीमार व्यक्ति होता है वो, है ना। ये क्या है आपस में, भाई सामने सामने बैठे ये बता रहे हैं हमारे यहाँ दर्द होता है, हमारे हाथ में यहाँ सूजन आ जाती है, बुखार आ जाता है, पता नहीं। तो ये सब बातें जो बता रहे हैं वो आमने सामने बैठकर बता रहे हैं। तो इस ये क्या है, व्यक्ति। ये होगा आपका परामर्श प्रार्थी। डॉक्टर इनकी सारी बातें सुनने के बाद में इनको क्या देगा, परामर्श देगा कि आप ठंडा नहीं खाइए, रात को चावल नहीं खाइए, है ना, ये चीज़ें नहीं खाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो डॉक्टर आपका क्या कहलाएगा, परामर्शदाता कहलाएगा। आगे बात समझ में, ठीक। अब देखो तीन तथ्य आपके जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उनके आधार पर हम निकाल सकते हैं क्या, कि परामर्श प्रक्रिया जो है वो दो व्यक्तियों का संपर्क होती है। मतलब ये रामबाण पॉइंट है, इनको आप अपने मेमोरी में रखिएगा कि ये दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। यानी कि जो आपका परामर्शदाता है ना, जो यानी कि जो आपको परामर्श दे रहा है वो, और जो ग्रहण कर रहा है वो, इनके जो बीच में विचार विमर्श है होते हैं वो उसके अनेक साधन हो सकते हैं। परामर्श के लिए यानी कि परामर्श के कार्य के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति का होना आवश्यक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। इनको आप मतलब फिर से हम आपको ये तीनों समझाना चाहेंगे कि परामर्श क्या है। जैसे डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो पहली बात तो प्रशिक्षित होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपको कान में दिक्कत और आप हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाओ जा करके, हैं आपको लीवर में दिक्कत है पता चले आप फिर जो है हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा रहे हो जाकर, ऐसा तो नहीं होता है। जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, भाई दांत के स्पेशलिस्ट हैं तो आप दांत वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, है ना। तो जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है यानी कि प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति है, आप उसी के पास जाएंगे परामर्श लेने। परामर्श लेते समय क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ मान लो मम्मी गई डॉक्टर के पास, अब आपको क्या दिक्कत है वो आप नहीं बता रहे हैं डॉक्टर को, मम्मी बता रही है कि नहीं भैया इनका रात में बुखार आ जाता है और सुबह ये उठती देर से हैं, काम नहीं करती हैं, आपकी सारी मम्मी बातें बता रही। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, उनको तो बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। डॉक्टर और आपके बीच में क्या होता है, कंसल्ट मतलब डॉक्टर और आपके बीच में वार्तालाप होती है। और डॉक्टर कैसा होता है, प्रशिक्षित और अनुभवी होता है। वो विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं, आप उसको बोल के बता सकते हैं। जैसे कहीं सूजन वगैरह होती है तो डॉक्टर देखता है उसको, है ना, और सब चीज़ें आपकी थर्मामीटर एंड ऑल जो भी होती हैं सारी, उनसे चेकअप करता है। तो ये सब आप डॉक्टर का एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से समझ गए चीज़ों को, है ना। तो ये परामर्श जो है एक तरीके से उसके तीन तथ्य हैं जो विभिन्न भाषाओं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन एक शॉर्ट में भी बन जाता है कि परामर्श की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है विशेषताएं। विभिन्न विद्वानों ने परामर्श की विभिन्न विशेषताएं बताई, उनमें से परामर्श की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक बात को हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जब भी आप आंसर लिखिएगा तो पॉइंट वाइज ही, जैसे इन्होंने लिखा है ऐसे लिखिएगा। कुछ बच्चे क्या होता है सीधे लिखते ही चले जाते हैं, एक ही पैराग्राफ में सारी विशेषताएं लिख दी। ये नहीं करना, ये बहुत बेकार तरीका होता है। आप अगर उस चीज़ को हाईलाइट करके थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखते हैं, स्टार बना करके ऐसे करके, तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है।
अपितु उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। परामर्श में केवल 2 व्यक्ति का संपर्क होता है। यदि 2 से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? परामर्श नहीं कहेंगे। परामर्श सलाह देना नहीं है और ना ही परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय करना है। निर्णय तो वो स्वयं व्यक्ति या परामर्श प्रार्थी पर छोड़ देता है। परामर्श में व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता प्रत्यक्ष सलाह या उपयोगी सूचना प्रदान करने के नहीं बल्कि प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा की जाती है। परामर्श की प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है जब परामर्शदाता व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में क्या कर देता है भैया? सहायता कर देता है। परामर्श के उद्देश्य क्या है? परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, अतः उन सब का वर्णन करना कठिन है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो विद्वान द्वारा बताए गए परामर्श के उद्देश्य हैं उनकी हम अगर बात करें तो जो आपके रॉबर्ट्स थे, इन्होंने बताया कि व्यक्ति की अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता करना, व्यक्ति की खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना, व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना, व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक, वैयक्तिक समस्याओं को समझने में सहायता देना, साथ में व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना। हार्डी के अनुसार अगर हम बात करें तो हार्डी ने परामर्श के निम्नलिखित 3 उद्देश्य बताए कि व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, साथ में व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोण तथा कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, पारिवारिक जीवन, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता देना, है ना। इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने अनुसार चीज़ें बताई। अब परामर्श के जो मूल सिद्धांत है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हालांकि आप हेडिंग्स याद कर लेंगे ना तो भी चीज़ें अपने आप लिख देंगे, है ना। तो परामर्श के अग्रलिखित कुछ मूल सिद्धांत है, क्या है? स्वीकृति की अगर मैं बात करूँ तो परामर्श से संबंधित सभी विचारधारा ये मानती हैं कि परामर्श प्रार्थी को एक पूर्ण मनुष्य या मानव समझना चाहिए। व्यक्ति के लिए आदर भाव की अगर हम बात करें तो निर्देशन तथा परामर्श की सभी विचारधाराएं इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति का आदर किया जाना चाहिए। आशा यानी कि एक्सपेक्टेशन, सभी विचारधाराएं परामर्श के आशा के तत्व अर्थात सापेक्ष संबंधों को स्वीकार करती हैं। सीखने की अगर हम बात करें तो परामर्श की सभी विचारधाराएं सीखने के भी महत्व को भी स्वीकार करती हैं। और परामर्श प्रार्थी के साथ सोचना यानी कि परामर्श में प्रार्थी के लिए सोचना की अपेक्षा प्रार्थी के साथ उसके विचारों के अनुकूल सोचकर परामर्श देना सर्वमान्य सिद्धांत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब इसको मैम हम समझे कैसे? हमने कहा ऐसे समझो, हमने कहा जैसे मान लो किसी की नई शादी हुई, समझिएगा बात को, ठीक है, और उन लोगों के जो संबंध हैं वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं, है ना, आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, आए दिन दिक्कतें आ रही हो, तो वो क्या करेंगे? परामर्श लेंगे जाके। तो परामर्श जो देने वाला होगा वो कोशिश तो यही करेगा कि इन लोगों का डाइवोर्स ना हो, तो वो उन दोनों लोगों को पहले उन दोनों लोगों की प्रॉब्लम सुनेगा, है ना, कि ये देर से आते हैं, ये हमको टाइम नहीं देते हैं, वो कहेंगे कि ये खाना नहीं सही बना पाती हैं, घर वालों को ध्यान नहीं रखती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो इनको सुनेंगे। परामर्श कौन सुनेगा? जो परामर्शदाता है वो सुनेगा। पहले सुनने के बाद में वो इनको अपने कुछ पॉइंट्स बताएगा, कुछ पॉइंट्स इनको भी बताएगा, तो दोनों लोगों को प्रॉपर सुनना होगा, है ना। उसके बाद में इन लोगों को डाइवोर्स लेना है कि नहीं, ये डिसीजन तो ये स्वयं ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो उसको सारे लूप एंड फॉल्स बताएगा, समझाएगा, सब करेगा। तो कहने का आशय ये है कि परामर्श जो है वो क्या है भैया? 2 व्यक्तियों के बीच की बात थी और उसके अपने अलग सिद्धांत हैं, अलग महत्व हैं और अलग सब चीज़ें हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि परामर्श क्या है, परामर्श की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन करिए, छात्र परामर्श की आवश्यकताएं बताइए। तो पहली बात तो देखो ये वाला अभी आंसर आप ऊपर हमसे सीख चुके हैं, परामर्श की आवश्यकता सीख चुके हैं, है ना। तो परामर्श जो छात्र परामर्श है, छात्र परामर्श मतलब देखिए आप लोग क्या बन रहे हैं? टीचर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं। आप लोग एज अ टीचर किसको परामर्श देंगे? स्टूडेंट्स को परामर्श देंगे, है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है ना कि छात्र को परामर्श देने की क्या आवश्यकता है और आपको देना है कि नहीं देना है परामर्श। इन चीज़ों से संबंधित हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये आंसर आपका इम्पॉर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 2018-2020 में पूछा गया है ना, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो परामर्श को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं यदि समस्त निर्देशन कार्य एक शरीर है, अब समझो समस्त निर्देशन कार्य अगर एक शरीर है तो परामर्श उसका हृदय। अभी क्या कहा गया था? यही बात बोली गई थी दूसरे शब्दों में कि जो निर्देशन और परामर्श है वो क्या है? एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब क्या कहा जा रहा है
कि निर्देशन कार्य एक शरीर है तो परामर्श क्या है, उसका हृदय है। यानी कि परामर्श के बिना निर्देशन कार्य तो हो ही नहीं सकता, है ना। बालक के वैयक्तिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत जरूरी है। यानी कि बच्चे का जो वैयक्तिक, यानी कि उसका जो अपना पर्सनल, बौद्धिक यानी कि जो उसका इंटेलिजेंस से संबंधित, तथा भावनात्मक जो संतुलन है, इसको बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है। वर्तमान समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और भैया व्यवसायिक रूप से अत्यंत जटिल हो गया है, जिसके कारण परामर्श का महत्व और बढ़ गया है। विद्यालय स्तर पर बालकों की बढ़ती हुई समस्याएं, किशोरावस्था तथा समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को देखते हुए विद्यालय में परामर्श सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, जॉब का प्रेशर, है ना, एक बच्चे पे कितनी चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त आज की इस नैतिकता के ह्यास युग में, जबकि अविश्वास व अंधकार चारों ओर से मानव प्राणी को दिशाहीन करके भटकाता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर वगैरह, है ना, तो अपनी जो संस्कृति है वो छिपती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी आजकल के जो हमारे बच्चे हैं उन पे पड़ रहा है ना। और ऐसी असमंजस की परिस्थितियां में मानव को सांत्वना और धैर्य देने तथा सही मार्गदर्शन का कार्य परामर्श के द्वारा ही संभव है। परामर्श की आवश्यकता क्यों है, यह भी हम आपको बता ही चुके हैं। छात्रों के लिए परामर्श की क्यों आवश्यकता है, ये अब आप समझिए। परामर्श जो है वो निर्देशन कार्यक्रम का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। हार्डी और ब्लूम तथा अन्य विद्वानों ने स्कूल में इसके महत्व को स्वीकार किया है। हार्डी और जो आपके ब्लूम थे, इन्होंने परामर्श के महत्व को कहाँ स्वीकार किया, स्कूल में स्वीकार किया। परामर्श के बिना निर्देशन कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। स्कूलों में छात्रों की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए तथा भावी समस्याओं की रक्षा हेतु परामर्श क्या है, अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के द्वारा अपनी शिक्षा से अधिक लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करने के लिए भी परामर्श आवश्यक है। परामर्श जो है वो छात्रों को वैयक्तिक समायोजन के लिए भी बहुत जरूरी है। भाई बच्चे क्या होते हैं, किशोरावस्था में, उथल पुथल की अवस्था में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों में उनके समायोजन के लिए उनको परामर्श जो मिलती है, चाहे वो दोस्तों से मिले, चाहे वो, है ना, किसी शिक्षित आदमी से मिले, शिक्षक से मिले, पेरेंट्स से मिले, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। परामर्श छात्र का शैक्षिक विकास करने में, समय समय पर छात्र का आत्म मूल्यांकन करने में तथा छात्र के व्यक्तित्व का एकीकरण करने में भी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त परामर्श छात्र को अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझने, उनका निर्धारण करने तथा साथ ही उनकी ओर बढ़ने में सहायता देने के लिए भी आवश्यक है। अतः ये कहा जा सकता है कि छात्र के वैयक्तिक और व्यावसायिक समायोजन के लिए, उसके शैक्षिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परामर्श क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका महत्व क्या है ये हम आपको भी ऊपर पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि परामर्श की प्रक्रिया को समझाइए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। परामर्श की क्या प्रक्रिया है ना। परामर्श देखो, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। परामर्श प्रक्रिया में परामर्श से संबंधित कारकों को निश्चित क्रम में घटित होना शामिल होता है। ये प्रक्रिया संक्षिप्त 1 सप्ताह में 4 अथवा 5 सत्र, हर एक सत्र लगभग 30 मिनट के लिए हो सकती है, अथवा महीने तक का भी हो सकता है। ये घटनाओं का क्रम, परामर्श का गतिशील पक्ष तथा सूचनाएं एकत्रित कर तथा निदान का प्रकार तथा सीमाएं गतिशील केसों में एक दूसरे से अलग होती हैं, है ना। भाई आज हो सकता है उनकी कोई और प्रॉब्लम हो तो उनको कम टाइम में उनका परामर्श हो जाए, किसी की समस्या बहुत गंभीर हो, है ना, क्योंकि लोगों के स्वभाव, किसी को वही चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को वही चीज़ देर से समझ में आती है। उनके व्यक्तित्व, गुण, समस्याएं, कारण तथा उनकी जो भी चीज़ें दिक्कत होती है ना, उनमें काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परामर्श प्रक्रिया के निम्न सोपान शामिल होते हैं। पहला कि प्रार्थी का खुद परामर्शदाता के पास सहायता हेतु जाना। कि जब पता है बहुत ज़्यादा कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, बहुत ज़्यादा उलझन में होता है ना, उस बहुत ज़्यादा द्वंद्व में होता है। द्वंद्व का मतलब हम इससे शादी करें कि हम इनसे शादी करें, हम अपनी वाली से करें कि मम्मी पापा जिनसे कह रहे हैं उनसे करें, हैं कि हम हाई स्कूल के बाद इंटर में मैथ्स लें कि साइंस लें, है ना, या फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम भैया बिजनेस में कपड़े की दुकान खोलें कि शराब की दुकान खोलें। तो जो इस तरीके के द्वंद्व होते हैं जीवन में, है ना, तो इन समस्या की अवस्था में व्यक्ति खुद परामर्शदाता के पास पहुंच जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं ना, तो परामर्शदाता के पास सहायता हेतु जाता है।
परामर्शदाता उसके लिए कोई तारीख एवं समय तय कर देते हैं, है ना, कि उस कहते नहीं अपॉइंटमेंट ले आए हैं तो फिर वो जाता है उस समय उस तारीख को। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना। औपचारिक परामर्श प्रक्रम शुरू करने से पहले परामर्श का एक सत्र तय किया जाता है और इसे पूर्व परामर्श सत्र कहते हैं। ये सत्र प्रार्थी के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने हेतु रखा जाता है। यानी कि देखो, जो परामर्शदाता है उसको, जैसे ये मान लो चिंटू है ना, थोड़ा सैड मुंह बना देते हैं ना, ये चिंटू है, ठीक, और ये डॉक्टर साहब हैं, ठीक। ये चिंटू इन डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, मतलब परामर्श लेने के लिए। तो अब परामर्शदाता को इन चिंटू के विषय में तो कुछ पता नहीं है, ये अपने ही मुंह से सारी समस्याएं किसको बताएंगे, परामर्शदाता को बताएंगे। फिर ये उस पर डीपली एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उससे संबंधित जो तथ्य होंगे वो सब जानकारी सब कुछ इसको बताएंगे और इनकी सारी बताई गई बातों को क्या रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। कौन, परामर्शदाता। तो सौहार्द, उसके बाद में क्या देखो, सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना एवं समस्या का परिचय। यानी कि जब जो परामर्शदाता होता है, ठीक, और जो परामर्श प्राप्त करता होता है, ठीक, इनके बीच में जब सब बातें घुल मिल जाती हैं, यानी कि एक अच्छा ये इनके साथ महसूस करने लगे, ये इनके साथ महसूस करने लगे, तब ये सारी बातें अपनी खुल के बता देते हैं ना। और जैसे मान लो इन्होंने एक आध बात छिपा भी ली, तो ये परामर्शदाता के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेगा कि जो बात आपने छिपाई है वो भी आप उसको बता दें, तभी तो वो फाइनली डिसीजन दे पाएगा ना आपको। मतलब डिसीजन मतलब ऐसी बातें बता पाएगा कि आप खुद निर्णय ले सको अंत में, है ना। तो वो कुछ मनोवैज्ञानिक वो चीज़ें होती है ना, जिस तरीके से वो परामर्शदाता जो होता है वो चीज़ें प्रार्थी से पूछ लेता है उसकी स्थिति देख करके। समस्या की छानबीन करना, ये किसका काम है, ये परामर्शदाता का काम है। जब उसको सारी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, इसके लिए आवश्यक प्रश्नावली होती है ना, परिसूचियां तथा विशेष रूप से साक्षात्कार की व्यवस्था, यानी कि इंटरव्यू टाइप होता है। तो इस तरीके से व्यक्ति की समस्या से संबंधित अन्य साधनों से भी सूचना इकट्ठा करके समस्या के संभावित कारण तत्का विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। उद्देश्य तय करके समस्या समाधान हेतु सहायक संभावित घटकों की पहचान की जाती है। प्रार्थी को समस्या के घटक तथा उसके स्वयं के विषय में अवगत कराना, यानी कि प्रार्थी को उसके खुद के गुणों के विषय में तथा समस्या को संभावित कारणों के विषय में जानकारी दी जाती है। और इस चरण में समस्या समाधान की प्रस्तुति को भी शामिल किया जाता है। ठीक, प्रजातांत्रिक तरीके से समस्या में मौलिक आधारों का वार्तालाप किया जाता है। इसी तरीके से आपका ये प्रोसीजर चलता है ना। तो आप इन हेडिंग्स को स्मरण में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, समस्या समाधान की प्रस्तुति, यानी कि इस स्थिति में समस्या के समाधान का लक्ष्य पूरा किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान प्रार्थी के पक्ष में रखा जाता है। और ऐसी अवधारणा मानी जाती है कि परामर्श प्रक्रम में प्रार्थी के पक्ष के संबंध में सकारात्मक बोध होने पर वह समस्या का वास्तविक कारण पहचान लेता है तथा समस्या समाधान मान लेता है। परिणाम का मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो समस्या हेतु प्राप्त परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। परामर्श संबंध का समापन की अगर हम बात करें तो प्रार्थी द्वारा समस्या के समाधान की स्वीकृति के पश्चात प्रार्थी तथा परामर्शदाता के बीच परामर्श संबंध खत्म कर दिया जाता है। अनुवर्ती सेवा का प्रबंध की अगर हम बात करें तो समस्या समाधान के प्रभाव अथवा प्राप्त परिणाम की सफलता की जांच हेतु अनुवर्तन की व्यवस्था की जाती है। अपेक्षित परिवर्तन होते हैं उसके बाद में प्रार्थी में खुद से, तब जब इतनी चीज़ें समझो, जब इतने स्टेप्स 10 स्टेप्स से गुजर जाता है, कौन भैया, जो परामर्श प्राप्त करता होता है वो गुजरता है, तब वो उसके अंदर ये पावर आ जाती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए कि हम इनसे शादी करें कि इनसे करें, हम साइंस लें कि आर्ट्स लें, हम कपड़े का व्यापार करें कि सरापे का व्यापार करें। जब वो परामर्श ले चुका होता है तो वो सब कुछ खुद से डिसाइड कर लेता है कि हाँ हम इन्हीं से शादी करेंगे, हाँ हम कपड़े का ही व्यापार करेंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ें वो स्वयं से निर्णय ले सकता है। प्रार्थी में खुद अपने कई समस्या संबंधी बोध में बढ़ोतरी होती है और प्रार्थी के व्यवहार तथा समझ में वांछित परिवर्तन, ताकि वह अपने अग्रिम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। नकारात्मक भावनाओं से दूर हो जाता है और सकारात्मक भावनाओं का उसके अंदर क्या होता है, उद्गम हो जाता है। प्रार्थी को अपनी योग्यता, क्षमता, रुचियों और अभिक्षमताओं की स्पष्ट जानकारी हो जाती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमारी ये स्किल है ना। और अपने गुण तथा अवगुण भी से वस्तुनिष्ठ परिचय भी हो जाता है कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी ये आदतें खराब थी, ऐसा हमें करना चाहिए, ये आदतें हमारी अच्छी हैं। उसके बाद में क्या, जानकारी गुणों के विकास हेतु जरूरी स्रोतों एवं प्रविधियों तथा उनके उपयोग संबंधी ज्ञान के संग्रहण करना, ताकि निश्चित उद्देश्य प्राप्त हो सके। अब देखो 2018 में आपसे 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार किए गए थे कि परामर्श से क्या तात्पर्य है, हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा के आए हुए हैं, और वे कौन सी विशिष्ट समस्याएं हैं जो परामर्श आवश्यकता होती है, हम अभी आपको दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा के आए हैं।
प्रश्न संख्या 5 थी कि परामर्श प्रक्रिया क्या है। देखो 2018 देख रहे हो, लॉन्ग आंसर यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर आप पक्का मान लीजिए आना है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। परामर्श प्रक्रिया के विभिन्न पद जो भी हमने आपको ऊपर 10 पद बताए उनकी हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया देखिए, है ना, तो इसका आंसर आप ऊपर से ही जो हमने पढ़ाया है वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुण एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर किसके गुण और कार्य की बात की गई, सिर्फ और सिर्फ अच्छे परामर्शदाता की, यानी कि जैसे आपके लिए ये परामर्शदाता है तो इनका ये नैतिक कर्तव्य, ऐसा नहीं है कि इनकी फूफा इनके बुआ उस परामर्शदाता जिसको इन्होंने परामर्श दिया है ना, तो वो जो परामर्श प्राप्त करके गए हैं इनसे, उसकी कॉन्फिडेंशियल जो जानकारी है वो इनकी बुआ फूफा आए थे इनसे पूछने, और इनको 10,000 रुपया दे और इन्होंने सब बातें उनको बता दें, तो ये नहीं करना चाहिए। ये परामर्शदाता की मतलब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो एक अच्छे परामर्शदाता के कार्य हम आपको यहाँ बता रहे हैं, है ना, और अच्छे परामर्शदाता के जो गुण होते हैं वो कल हम जब आपको शॉर्ट आंसर्स पढ़ाएंगे ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा आप हमारे साथ में, ठीक। तो एक अच्छे परामर्शदाता के कार्य की अगर हम बात करें तो विद्यालय परामर्श परामर्शदाता बहुत से कार्यों और सेवाओं का निर्वहन करते हैं। व्यक्तिगत परामर्श यानी कि बच्चों को, जैसे कोई चाहता है कि सर हम डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, है ना, और उससे पहले सर हम एक अच्छे टीचर भी बनना चाहते हैं, तो ऐसे में उसको क्या परामर्श देनी चाहिए, ये सब चीज़ें परामर्शदाता के अंदर होता है। सामूहिक परामर्श भी दी जाती है, यानी कि परामर्शदाता छोटे छात्रों को छोटे छोटे समूह में बनाकर और उनकी समस्याओं को समाधान हेतु प्रेरित करता है और छात्रों के विचारों और आवश्यकताओं को समझकर शैक्षिक योजना का निर्माण भी करता है। अपर्ण कार्य क्या होता है कि परामर्शदाता एक अपर्ण कार्यकर्ता की भांति कार्य करता है। वह छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उनके परिवार और अन्य स्रोतों से प्राप्त अभिलेखों के साथ परामर्शी को अन्य परामर्शदाता के पास भी भेज सकता है अथवा दूसरे से प्राप्त भी कर सकता है। सलाह देना, वैयक्तिक सहायता, समन्वय, मूल्यांकन, शोध कार्य, ये सब क्या है के कार्य हैं। परामर्शदाता के और भी क्या कार्य होते हैं कि वो अपने क्षेत्र अथवा सीमा से उसको नहीं बाहर जाना चाहिए, है ना, जो उसके डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ उसे वही करना चाहिए। उसे सेवार्थी पर कोई समस्या नहीं थोपनी चाहिए कि नहीं तुम ही, ऐसे नहीं। बहुत लोगों के मुँह से आपने सुना होगा ना कि जैसे किसी कोई आया रो रो के, है ना, उसने कहा कि हाय हम गिर गए थे, तो कहा तुम खुद ही हो हील वाली सैंडल पहनी थी तो गिरोगी, मतलब उसको सांत्वना देने की बजाय आप उसको और ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये परामर्शदाता का काम नहीं होता, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। परामर्शदाता का लक्ष्य सेवार्थी को समस्या से परिचित कराना है कि हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी हील्स में प्रॉब्लम हो, है ना, या उम्र के साथ आप हील्स थोड़ा कम पहना करिए, या आप इस तरीके की चीज़ें बता सकते हैं ना जो भी उसको दिक्कत हो, ना कि आप उसी को क्रिटिसाइज करने लगो। परामर्शदाता का लक्ष्य सेवार्थी को समस्या से परिचित कराना है ना, उसकी क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसको ये समझाना है। जो भी परामर्शदाता होते हैं इनको किसी वस्तु को सही करने वाले के रूप में कार्य करना चाहिए। परामर्शदाता को सेवार्थी के समक्ष समस्त संभावनाओं को प्रस्तुत कर देना चाहिए, है ना। समस्त संभावनाएं मतलब क्या होता है, समस्त संभावनाएं मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर हम मैथ्स लें कि बायो लें कि ह्यूमैनिटीज लें, तो परामर्शदाता का काम ये नहीं है कि वो बच्चे के पास है कहते नहीं बेटा तुम बायो ले लो, ये नहीं है। परामर्शदाता का काम ये है कि उसको ये बताए कि बेटा अगर आप मैथ्स लोगे तो आगे चल के आप मैथ्स के टीचर बन सकते हो, आगे चल के आप मैथ्स में क्या कर सकते हो भैया, BCA वगैरह भी कर सकते हो, मैथ्स से आप BSc कर सकते हो, है ना। बायो वाले से बताएगा कि भैया तुम आगे चल के साइंस के टीचर बन सकते हो, बायो के से तुम B फार्मा कर सकते हो, है ना, डॉक्टर बन सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ वाले को बताए भैया तुम IAS PCS की तैयारी में फोकस कर सकते हो। तो वो सारी संभावनाएं इसके सामने, किसके सामने, बच्चे के सामने रख देगा जो उसने क्वेश्चन किया था। अब बच्चे ने जब सब कुछ देखा तो उसको लगा कि यार हम तो मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, तब उसको लगेगा कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। तो डिसीजन वो खुद ले रहा है, लेकिन परामर्शदाता जो है वो तो उसको सारी संभावनाएं बता रहा है ना कि क्या कर सकता है बच्चा, ठीक। और अंतिम निर्णय किस पे, सेवार्थी को लेने में सहयोग करे। परामर्शदाता को सेवार्थी की समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए और परामर्शदाता को शिक्षा व व्यवसाय के मार्ग बंद करने से पहले अन्य मार्ग खोल भी देने चाहिए। उसके बाद में अनेक प्रकार की शिक्षा, शैक्षिक संस्था तथा प्रशिक्षण सुविधाओं से संबंधित विभिन्न सूचनाएं भी संकलित करनी चाहिए। साथ में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके उसको बताना चाहिए और समुचित भौतिक परिस्थितियों तथा सेवाएं उपलब्ध कराना, साथ में उचित अनुमोदन तथा प्रक्रिया का अनुसरण करना और सेवार्थी से संबंधित विभिन्न आंकड़ों का संकलन करना, ये होती है एक परामर्शदाता के कार्य।
तो यहाँ से आपके इस चैप्टर के भैया कितने 6 लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं पूरे। इस चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, है ना। तो आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा खुद से, अब एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। साथ में कल हम जब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे ना, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तथा लाइक करना, और अपने कॉलेज का जो भी ग्रुप है वहाँ पे शेयर करना अपने दोस्तों को नहीं भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया तो चाहें तो ले सकते हैं, PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर गिवन है, उसमें जो मॉडल पेपर हैं वो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। नीपी 2020 के अकॉर्डिंग 5 पेपर डिज़ाइन किए गए हैं। और बाकी आप हमारे PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो जानकारी चाहिए आप हमसे वहाँ से भी ले सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो आप pgpoint100@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, लाइव में मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा।